गुड इवनिंग बच्चों। हमारे चैनल स्टडी विथ रितेश पर फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। और मैं कुमारी सिमरन भारती आज हिंदी के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगी जो आपके आगामी पैरामेडिकल परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो होने वाले ही हैं। साथ ही इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी है जो प्रीवियस ईयर के हैं, है ना। तो ये वीडियो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें, जरूर ध्यान से देखें और इसे पढ़ें। तो बच्चों जो भी इस चैनल पर नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हमारा प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला प्रश्न, है ना। प्रश्न नंबर 1, विधि शब्द का यह अर्थ नहीं है। विधि शब्द का यह अर्थ नहीं है बच्चों। ऑप्शन ए है ब्रह्मा, ऑप्शन बी है बच्चों भाग्य, ऑप्शन सी है बच्चों तरीका और ऑप्शन डी है विष्णु। चलिए बताइए बच्चों, इसमें विधि शब्द का कौन सा अर्थ नहीं हो सकता ना। विधि शब्द का कौन सा अर्थ नहीं हो सकता? बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। और राइट इसलिए बच्चों क्योंकि विधि का तो ब्रह्मा भी अर्थ होता है, भाग्य भी अर्थ होता है, तरीका भी अर्थ होता है ना। नहीं कहते हैं हम लोग कि विधि का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, है ना, विधि का लिखा कोई नहीं टाल सकता, है ना। और तरीका, ये विधि का मतलब एक तरीका भी होता है, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं ना कि इस विधि से मैं काम कर रहा हूँ, मतलब इस तरीके से काम कर रहा हूँ ना, अंग्रेजी में इसको हम वे बोलते हैं, वे, है ना। लेकिन विष्णु, विष्णु का बच्चों, विष्णु का विधि से कोई संबंध नहीं है, है ना। विधि का जो है विष्णु अर्थ नहीं होता है, बल्कि विष्णु का मैं अर्थ बता दूं, विष्णु का कुछ पर्यायवाची शब्द मैं बता देती हूँ आप लोग को, ताकि कभी भी आप लोग को एक क्वेश्चन आ जाए, इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग मिस ना करें इसे, है ना। तो देखिए विधि का बच्चों होता है पीताम्बर, है ना, पीताम्बर, चक्रपाणी, चक्रपाणी, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति, है ना बच्चों। ये सब जो है विष्णु का क्या है, पर्यायवाची है। आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। हमारा बच्चों नेक्स्ट प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहला ऑप्शन है बच्चों चतुरता, ऑप्शन बी है बच्चों मिठास, ऑप्शन सी है मधुर, ऑप्शन डी है आलस, है ना। जो बच्चे भाववाचक संज्ञा की परिभाषा जानते होंगे या भाववाचक को समझते होंगे वो फटाफट बता देंगे ना। तो बच्चों मैं सबसे पहले भाववाचक संज्ञा की परिभाषा बता दूं आप लोग को। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण या धर्म का पता चले, है ना, धर्म का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं ना। व्यक्ति वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सो बच्चों इसमें तीन ऐसे ऑप्शन है, चतुरता, मिठास और आलस। ये तीनों ऑप्शन ही बच्चों, ये तीनों ऑप्शन जो हैं चतुरता, मिठास और आलस, ये तीनों ऑप्शन इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों ये तीनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बल्कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों मधुर, है ना। मधुर जो है बच्चों यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं है ना। तो आप लोग पूछ सकते हैं ना कि मधुर फिर है क्या भाई? मधुर बच्चों विशेषण है ना, एडजेक्टिव है। मधुर, मधुर विशेषण है ना। अंग्रेजी में इसका स्पेलिंग होता है बच्चों स्वीट, तो स्वीट भी एडजेक्टिव है, आप लोग तो पढ़ी हैं, स्वीट भी एडजेक्टिव है, तो हिंदी में उसका मधुर ये भी विशेषण हो गया। और चतुरता, मिठास या और अलस, ये तीनों बच्चों भाववाचक संज्ञा है। ये तीनों क्या है? भाववाचक है ना। चतुर से बना है बच्चों चतुरता, मीठा से बना है बच्चों मिठास, आलस से बना है बच्चों आलस, है ना। समझ में आ रहा है? देखिए चतुर, मीठा और आलस ये तीनों पहले विशेषण थे, लेकिन जब इसमें ता प्रत्यय, किसी में आस प्रत्यय, किसी में अस्य प्रत्यय जुटने से बच्चों ये तीनों के तीनों जो है भाववाचक संज्ञा हो गया ना। लेकिन यहाँ पे देखिए मधुर जो है बच्चों विशेषण है, अगर मधुर में ता जुड़ जाता है बच्चों, मधुरता, तो ये हो जाता है भाववाचक, है ना। चलिए बच्चों अब हम लोग थर्ड प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों थर्ड प्रश्न तो हमारा बहुत ही इजी प्रश्न है भाई, ये आप सभी जानते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है?
बताइए विद्वान का स्त्रीलिंग है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान का स्त्रीलिंग हो सकता है? बताइए। ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी गुणवती, ऑप्शन सी बुद्धिमती, ऑप्शन डी सूता। बिल्कुल ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है बच्चों? विदुषी होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है ना, विदुषी, है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे गुणवती है, तो गुणवती किसका स्त्रीलिंग है भाई? गुणवती गुणवान का स्त्रीलिंग है। किसका? गुणवान, है ना। गुणवान का स्त्रीलिंग है गुणवती। गुणवान का स्त्रीलिंग है गुणवती। बुद्धिमती बच्चों बुद्धिमान का, बुद्धिमती बुद्धिमान का, है ना। सूता बच्चों, सूता, सूता का मतलब होता है बेटी, हाँ पुत्री। तो सूता जो है बच्चों सूत का है ना। सूत मीन्स बेटा और सूता मीन्स पुत्री या बेटी। चलिए क्लियर है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये प्रश्न बच्चों थोड़ा सा सोचने लायक है, आप सोच के थोड़ा सा इसका आंसर दे सकते हैं। जिसने यह काम किया है वह सामने आए, इस वाक्य में बच्चों टोटल कितने सर्वनाम है? जिसने यह काम किया है वो सामने आए, इसमें टोटल कितने सर्वनाम है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। बताइए बच्चों इसमें टोटल कितने सर्वनाम है? 0, 1, 2 या 3? बिल्कुल सही बच्चों, इसमें 3 सर्वनाम है, यानी कि आपका राइट ऑप्शन जो होगा बच्चों वो ऑप्शन डी होगा, है ना। अब पूछ सकते हैं ना कि भाई 3 है तो 3 कौन कौन है? सबसे पहला बच्चों ये जिसने है ना, दूसरा यह और तीसरा वह, है ना। जिसने, जिसने, यह और वह, ये तीनों जो है बच्चों यहाँ पे क्या है? ये तीनों सर्वनाम है। ये तीनों क्या है बच्चों? सर्वनाम है ना। अब ये भी पूछ सकते हैं ना कि तीनों जो है कौन कौन सा सर्वनाम है भाई? तो आप लोग को बता दूं बच्चों कि यहाँ पे जिसने जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, और वह जो है वो भी निश्चयवाचक ही सर्वनाम है ना। सर्वनाम के टोटल बच्चों 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोग इधर उधर की बातें ना करके अपने पढ़ाई पर फोकस करें, है ना। अपने क्वेश्चन पर फोकस करें तो ज्यादा बेटर होगा हम लोग के लिए, आप सभी के लिए भी। चलिए निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है बच्चों? निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है? पहला क्वेश्चन सर्वनाम से संबंधित था, अगला क्वेश्चन विशेषण से संबंधित है ना। बच्चों ये सब क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, आप बुक उठा के देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ सकते हो। 2010 से लेकर अभी तक का आपको ये सारे क्वेश्चन उसमें दिखेंगे, है ना। और एक बार नहीं बच्चों, 2-2 बार दिखेंगे, रिपीट है ये सब क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है? निम्न में से बच्चों कौन सा विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए अनुभव है, ऑप्शन बी उपयोगी है, ऑप्शन सी आर्थिक है और ऑप्शन डी काल्पनिक है बच्चों, है ना। अब बताइए फटाफट, मैं आप लोग को देती हूँ टाइम, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, इसका राइट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन ए अनुभव। ऑप्शन ए अनुभव, है ना। अनुभव जो है बच्चों वो विशेषण नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा बच्चों, भाववाचक संज्ञा है ना। भाववाचक संज्ञा है बच्चों, ये भाववाचक संज्ञा है ना। लेकिन यही सोचिए ये अनुभव है तो भाववाचक है, लेकिन जैसे ये अगर अनुभवी हो जाता बच्चों, अनुभवी है ना, अनुभवी, तो ये बच्चों विशेषण हो जाता, ये विशेषण हो जाता। अभी तक तो ये संज्ञा है ना, लेकिन जैसे ही इसमें दीर्घ ही प्रत्यय जुट जाता बच्चों, ये क्या हो जाता? विशेषण हो जाता है ना। अब आप लोग पूछेंगे बच्चों कि उपयोगी, आर्थिक और काल्पनिक, ये तीनों क्या है भाई? ये तीनों विशेषण है। ये तीनों क्या है बच्चों? विशेषण है। क्लियर है? उपयोगी, आर्थिक और काल्पनिक, ये तीनों विशेषण है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है वो मुहावरा है ना। मुहावरा है, मुहावरे से संबंधित है भाई। घोड़े पर सवार होने का अर्थ क्या है? घोड़े पर सवार होने का अर्थ क्या है? मतलब कि ये जो मुहावरा है घोड़े पर सवार होना, इसका अर्थ क्या हो सकता है? पहला है ऑप्शन ए घोड़े का अपमान करना, ऑप्शन बी है बच्चों धाक जमा देना, ऑप्शन सी है बच्चों
शीघ्रता में होना, और ऑप्शन डी है बच्चों काम करने को तैयार होना। बताइए फटाफट बताइए। ये तो घर में भी आप लोग को हमेशा सुनने को मिलता होगा ना, क्या कर रहे हो लगता है घोड़े पर सवार हो तुम लोग, क्या कर रहे हो लगता है घोड़े पर सवार हो तुम लोग, है ना। ये आप लोग को घर में भी मिलता होगा ये सब बातें सुनने को। घोड़े पर सवार होने का अर्थ क्या हो सकता है बच्चों? बिल्कुल राइट ऑप्शन, शीघ्रता में होना। क्या होना? शीघ्रता में होना, है ना। अगर आपको यहीं पे बोल दे कि घोड़े पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ है, इसका वाक्य बनाइए, तो आप लोग क्या बनाएंगे बच्चों? भाई मुझे तो पूछ देता तो मैं तो यही बना देती, है ना। क्या बताती? बताओ, आप लोग बताओ। सुरेश तो हमेशा ही घोड़े पर सवार रहता है ना, इसलिए कभी भी उससे शांति से बैठ के बात नहीं हो सकती, है ना। आप लोग को घर में भी ये बातें सुनने को मिलती होगी। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चा, प्रश्न संख्या 7। अब देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 7, यह प्रकाश का पर्यायवाची है, यह प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है बच्चों। ये पता नहीं क्यों मुझे प्रश्न में नहीं है दिखता ही नहीं है कभी। मैं हमेशा पॉजिटिव सेंस में लेकर चलती हूँ हर क्वेश्चन को, लेकिन नहीं। चलो, यह आकाश का पर्यायवाची नहीं है ना। यह आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चों नभ, ऑप्शन बी है गगन, ऑप्शन सी है व्योम, और ऑप्शन डी है पावक। इसमें तो भाई टाइम लेने का बात ही नहीं है, ये तो आप फटाफट बता सकते हैं। आकाश का पर्यायवाची नहीं, आकाश का पर्यायवाची क्या नहीं हो सकता बच्चों? बिल्कुल पावक। ये पिछले हम लोग जो पिछला वीडियो था हमारा आप सभी का, उसमें भी हमने ये करवाया था, है ना, कि पावक जो है बच्चों ये किसका पर्यायवाची है? पावक जो है बच्चों ये किसका है? अग्नि का है, अग्नि का, है ना, अग्नि का है, अग्नि का। तो बच्चों अग्नि का पावक ही नहीं क्यों? हुताशन, और भी होता है अग्नि का हुताशन, है ना। और क्या होता है भाई? दहन, दहन होता है अग्नि का। क्या होता है? दहन, है। अनल, अनल, आग, आग तो इसका तद्भव है भाई, आग, आग। फिर भी हम लोग इसका पर्यायवाची में भी यूज करते हैं आग, आग जो है ना ये हिंदी का है, तद्भव है ये। चलिए क्लियर है। लेकिन नभ, गगन और व्योम बच्चों ये तीनों जो हैं आकाश के पर्यायवाची है। तीनों किसके पर्यायवाची है बच्चों? आकाश के, है ना। इसमें नभ, गगन, व्योम, है ना, आसमान, ये सारे जो हैं आकाश के पर्यायवाची हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बच्चों एक चीज तो आप लोग भी देख रहे होंगे, मैं भी नोट कर रही हूँ कि पैरामेडिकल एग्जाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है बच्चों, हिंदी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन जो है वो वर्तनी से संबंधित होते ही होते हैं। तो वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन आपका कब सही बनेगा पता है? इसके लिए बच्चों ना तो कोई रूल होता है ना रेगुलेशन होता है। आपको इसे याद रखना होता है। आप कोई भी सेंटेंस जब पढ़ते हो ना, तो उसमें जो शब्द को पढ़ते हो तो आप उसको अपने दिमाग में उसको फिट करो कि नहीं ये ऐसे होता है, नहीं ये ऐसे होता है। और दूसरा कि आप जो हमारा वर्ण है ना, टोटल जो हमारा 52 वर्ण है ना, वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है बच्चों, उसे भी हम लोग क्या करें, उसे भी हम लोग तो उसे भी बच्चों हम लोग अपने जीवन में उतारे, है ना। मतलब जो क्वेश्चन जो भी हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, है ना, उसको अपने माइंड में फिट करें कि नहीं ये शब्द ऐसे लिखा था, ये शब्द ऐसे लिखा था। यही इसका एक केवल और केवल उपाय है बच्चों, है ना। और अगर मैं कह दूं कि इसका कोई नियम होता है, कोई कानून होता है, तो ये नहीं होता है बच्चों। हाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो बताइए आप लोग जब भी कोई सेंटेंस पढ़े होंगे उसमें अग्रिम, अंतर्गत, कृपा, तृष्णा, ये चारों शब्द को कहीं देखे होंगे, है ना। तो आपको फटाफट माइंड में जैसे ही रिमाइंड हो जाएगा, नहीं ये शब्द गलत है, ये हम ऐसे नहीं देखे थे, ये ऐसे होता है ना, ये ऐसे लिखाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अग्रिम, ऑप्शन बी अंतर्गत, ऑप्शन सी कृपा, और ऑप्शन डी तृष्णा, है ना। अब बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन जो होगा बच्चों वो अंतर्गत होगा, अंतर्गत, है ना। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो अंतर्गत होगा। ये अग्रिम, अग्रिम, कृपा और ये तृष्णा, ये तीनों ही गलत लिखा हुआ बच्चों। अब अग्रिम कैसे लिखाता है? ग में र और हर सही और म, अग्रिम, है ना। देखिए कृपा नहीं होता बच्चों, कृपा होता है, री की मात्रा होती है ना।
तो क्री और पा, ये री की मात्रा है बच्चों, ये री की मात्रा है। तृष्णा, तृष्णा में क्या गलती है बच्चों कि ठीक है त में तो री की मात्रा दिया, मूर्धन्य स और ना संयुक्त भी दिया है, लेकिन यहाँ जो ना है बच्चों ये तवर्गी ना है, लेकिन हमारा टवर्गी ना होगा, तृष्णा ना, है ना, तृष्णा। तृष्णा का अर्थ होता है बच्चों इच्छा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है विलोम शब्द से संबंधित, है ना, विलोम शब्द से संबंधित। सरल का विलोम है, बताइए सरल का विलोम क्या होता है बच्चों। ऑप्शन ए है कृतघ्न, ऑप्शन बी है कुटिल, ऑप्शन सी है दुष्ट और ऑप्शन डी है पंडित। बच्चों मैं एक बात बता दूं कि इसमें सरल का विलोम जो है यहाँ पे अगर आप लोग कोई कुटिल मार रहे होंगे ना, सरल का विलोम कुटिल, तो ये किस सेंस में हो सकता है भाई सरल का विलोम कुटिल, है। अगर जो बच्चे यहाँ पे सरल का विलोम कुटिल मार रहे होंगे, है ना, कुटिल मार रहे होंगे, तो मैं उनको बता दूं कि यहाँ पे सरल का विलोम कुटिल सिर्फ एक सेंस में होगा, वो कब होगा, व्यक्तिवाचक के सेंस में, है ना। जैसे कोई व्यक्ति सरल है, यहाँ पर कहने का मतलब है सरल है यानी कि व्यक्ति सीधा है, और व्यक्ति कुटिल है, कुटिल है का मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे कुटिल का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति है वो थोड़ा ये मतलब उसको कहते हैं ना रूडली टाइप का व्यक्ति, है ना, उसके अंदर कड़वाहट है ना, वो सरल नहीं है ना, वो इस सेंस में। लेकिन बच्चों अगर सरल का विलोम देखा जाए तो सरल का विलोम बच्चों कठिन होता है ना, कठिन होता है, सरल का विलोम कठिन होता है ना, और सरल का विलोम कठिन होता है। लेकिन जब यहाँ पे ऑप्शन में कोई ना दे रखा है तो हम लोग तो सरल का कुटिल मारेंगे ही मारेंगे, है ना, ऑप्शन तो इसको क्लिक करेंगे ही। लेकिन ऐसे सरल का जो विलोम होता है बच्चों सिंपल से सेंस में वो कठिन होता है। और कृतघ्न, कृतघ्न का बच्चों कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, कृतज्ञ होता है ना, कृतज्ञ। और दुष्ट का विलोम जो होता है बच्चों वो दुष्ट का विलोम होता है बच्चों शिष्ट, दुष्ट का विलोम होता है शिष्ट, है ना। और यहाँ पे पंडित का विलोम बच्चों मूर्ख या अपंडित होता है, मूर्ख या मूर्ख भी लिख सकते हैं या अपंडित भी होता है, अपंडित, है ना। चलिए और अगर कुटिल का अगर हम लोग देखें ना तो कुटिल का तो सीधा ही हो सकता है, सीधा, है ना, कि वो व्यक्ति सीधा स्वभाव का है, सरल स्वभाव का, है ना। तो मैं तो आप लोग को बता चुकी हूँ कि कुटिल कुटिल का जो है किस सेंस में सरल होगा, किस सेंस में सीधा होगा, है ना। चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, इस शब्द का उपसर्ग आ नहीं है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा लिखा हुआ है जो आ उपसर्ग की मदद से नहीं लिखा गया है, बताइए। ऑप्शन ए है अधिकार, ऑप्शन बी है अचेत, ऑप्शन सी है अधर्म और ऑप्शन डी है बच्चों असत्य। बताइए। देखिए बच्चों जिन्हें संधि का ज्ञान होगा, है ना, संधि का हल्का फुल्का भी जिन्हें ज्ञान होगा वो यहाँ पे बता देंगे कि अ उपसर्ग किस में नहीं लिखा हुआ है ना। क्योंकि संधि पढ़ने के बाद बच्चे हम लोग हिंदी व्याकरण के बहुत से टॉपिक को ऐसे ही बता देते हैं, जैसे कि उपसर्ग को बता सकते हैं, प्रत्यय को बता सकते हैं, शब्द में जो योग रूढ़ रूढ़ पढ़ते हैं उन्हें भी हम बता सकते हैं ना। तो संधि जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, इसे हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। पैरामेडिकल के एग्ज़ाम का जो सिलेबस है ना हिंदी का, उसमें हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, है ना। पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर राइट होगा बच्चों। इस शब्द का उपसर्ग आ नहीं है। देखिए बच्चों उपसर्ग को पहचानने का मैं एक आप लोग को सही सा तरीका बताती हूँ। जब उपसर्ग तो हम लोग सब जानते हैं कि बे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पूर्व लगाया जाए, पूर्व यानी कि बोले तो पहले लगाया जाए, है ना। तो ऐसा सोचिए कि जब हम उस शब्द को उपसर्ग को हटाते हैं तो जो हमारा बचा हुआ शब्द है ना, जो बचा हुआ शब्द है वो एक अपने आप में पूर्ण शब्द हो, समझ में आ रहा है ना, वो अपने आप में क्या हो, पूर्ण शब्द बने। अब जैसे मैं देखिए बताती हूँ, मैं इसका राइट आंसर तो मैं आप लोग को पहले बता देती हूँ। इसका राइट आंसर जो बच्चों अधिकार होगा। अब देखिए मैं बताती हूँ अचेत, अगर अचेत से बच्चों आ को हटा लिया जाए, है ना, तो चेत बन जाता है। चेत का तात्पर्य होता है बच्चों चेतना से, समझ में है ना, अचेतना यानी चेत, है ना।
धर्म से अगर मैं आ को हटा लूँ बच्चों तो धर्म बन जाता है ना। असत्य से अगर मैं आ को हटा लूँ बच्चों तो सत्य बन जाता है ना। ये तीनों जो बच्चों शब्द लिखे हैं मैंने यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस है, सॉरी मीनिंगफुल वर्ड है ना, सार्थक शब्द है ये। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आ को हटा लूँ तो यहाँ पे बन जाता है बच्चों धिकार। धिकार, भाई धिकार तो शब्द होता है लेकिन धिकार कोई शब्द नहीं होता, धिकार कोई शब्द नहीं होता। इसीलिए बच्चों अधिकार में आ उपसर्ग नहीं है बल्कि अधि उपसर्ग है। क्या है बच्चों? अधि, है ना, अधि उपसर्ग है। आ में क्या, कौन सा उपसर्ग है बच्चों? अधि उपसर्ग है ना। आ में जो है बच्चों अधि उपसर्ग है। अधि, अधि जोड़कार क्या बना है? अधिकार। समझ में आ गया आप लोग को? अब मुझे समझ में आता है कि आप लोग को जब भी उपसर्ग से या प्रत्यय से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग मेरे इस नियम को एक बार जरूर फॉलो करके देखिएगा, आप लोग का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। कि हम उस शब्द को अलग करके देखते हैं, अगर वो अलग करने के बावजूद भी, है ना, शब्दांश को अगर हम अलग कर देते हैं शब्द से और जो हमारा बचा हुआ शब्द है उसके बावजूद भी अगर वो मीनिंगफुल है तब तक वो सही है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा जो 11वां नंबर प्रश्न है बच्चों, घाट घाट पानी पीना मुहावरे का अर्थ है ना। इसका मुहावरे का क्या अर्थ होगा? लगता है ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को करा रखा है, तो आप लोग तो इसमें तो टाइम लेना ही नहीं है भाई, बहुत अनुभव पाना है ना। अब घाट घाट पानी पीने का अर्थ क्या होता है? बहुत अनुभव पाना, है ना। इसको आप लोग सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका वाक्य भी बना सकते हैं आप लोग। घाट घाट पानी पीने मुहावरे का क्या अर्थ होता है, इसका वाक्य बनाइए। क्या हो सकता है भाई? मैं बनाऊं? उसने बहुत घाट घाट का पानी पी रखा है इसलिए तो वो अपने काम बहुत जल्दी कर लेता है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा जो है ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप है? भाई ठाकुर का स्त्रीलिंग निम्नलिखित में कौन है? ठाकुरी, ठाकुरानी, ठाकुराइन और ठाकुराइन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी। देखिए बच्चों, ए और बी ऑप्शन तो अलग अलग है लेकिन सी और डी बच्चों एक जैसे हैं। सी और डी एक ही ऑप्शन को जो यहाँ रिपीट कर दिया गया है, एक ही शब्द को जो है 2 बार रिपीट कर दिया गया ना, ठकुराइन ठकुराइन। तो मैं बच्चों बता दूं कि ठाकुर का स्त्रीलिंग जो होता है बच्चों ठाकुराइन होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों राइट होगा। भाई ठाकुराइन दोनों तो लिखा है ना। ठाकुर में बच्चों, जब ठाकुर में, है ना, आइन प्रत्यय लगाते हैं, कौन सा प्रत्यय बच्चों? आइन प्रत्यय लगाते हैं। ठाकुर में आइन प्रत्यय लगाते हैं बच्चों तो क्या बन जाता है? ठाकुर आइन, है ना। आइन प्रत्यय, है ना, आइन प्रत्यय लगाते हैं। आइन ये प्रत्यय है बच्चों, ये प्रत्यय लगाने से जो है बच्चों ये स्त्रीलिंग हो जाता है, ठाकुर आइन। ओके, चलिए अब अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ भी दे बच्चों कि ठाकुराइन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, ठाकुराइन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो सीधा मारना बिना सोचे समझे आइन प्रत्यय लगा हुआ है। आइन प्रत्यय लगा है ना, आइन, ठाकुर और आइन, ठाकुराइन, है ना। बिना सोचे समझे मैं इसलिए बोली बच्चे कि आप लोग को मैं ये पढ़ा चुकी है ना, आप लोग को याद करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं बोली सोचे समझे। नहीं तो भाई बिना सोचे समझे तो कोई काम नहीं कर सकता इंसान। ये तो फिर भी क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है ना, किताब शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा ना। किताब शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा बच्चों? किताब, ऑप्शन ए है किताब, ऑप्शन बी है किताबें, ऑप्शन सी है किताबों और ऑप्शन डी है किताबियाँ। ये भी जो बच्चों बताने की और टाइम लेने का इसमें कोई ज़रूरत है ही नहीं, फटाफट आप लोग मार देंगे। किताब का बहुवचन किताबें, है ना, किताब का बहुवचन किताबें, पुस्तक का पुस्तकें, है ना। ये सब पढ़े होंगे आप सब, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो हम लोग का बहुत जगह ये सब सेंटेंस में हम लोग इसका यूज़ देख लेते हैं ना, इसका उपयोग देख लेते हैं, देख के पता चल जाता है कि अच्छा भाई किताब का किताबें होंगे, है ना। बाकी सारे ऑप्शन बच्चों गलत है इसमें। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, हमारा है प्रश्न संख्या 14।
निर्प का समानार्थक शब्द होगा, निर्प का समानार्थक शब्द है ना, निर्प का समानार्थक शब्द। बच्चों समानार्थक और पर्यायवाची में कोई खास अंतर नहीं होता, लेकिन होता है बच्चों, अंतर होता है, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं होता है, दोनों में अंतर होता है, एकदम बहुत थोड़ा सा अंतर होता है ना, उसको बोलते हैं ना पॉइंट में अर्थ इसका अंतर होता है। निर्प का समानार्थी या पर्यायवाची, आप बताइए बच्चों इसमें क्या होगा। ऑप्शन ए है राजा, ऑप्शन बी है नरपद, ऑप्शन सी है नर, ऑप्शन डी है निरपतुंग। बताइए बच्चों, सब जानते हैं संस्कृत में निर्प किसे कहा जाता है बच्चों, राजा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राजा को कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों, राइट ऑप्शन होगा, है ना। राजा का और क्या क्या पर्यायवाची होता है बच्चों, राजा का और क्या क्या पर्यायवाची होता है, निरपति होता है, निरपति है ना, निरपति होता है, राजा होता है, और क्या क्या होता है भाई, महीप होता है महीप, है ना, महीप होता है, महीप, है ना, और क्या क्या होता है, सम्राट, सम्राट होता है, सम्राट, है ना, भूपति, भूपति होता है ना। चलिए यहाँ पे ऑप्शन बी में दे रखा है बच्चों नरपद, जिसका हम लोग कोई अर्थ नहीं जानते हैं ना। नरपद, नर, नर का मतलब होता है बच्चों मनुष्य, है ना, नर मनुष्य, आदमी जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना। निरपतुंग, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता बच्चों हिंदी में, इसलिए 3 ऑप्शन गलत है। हमारा राइट ऑप्शन ए है बच्चों राजा। चलिए बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, ये भी बर्तनी से संबंधित है बच्चों। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द का शुद्ध रूप पहचानिए, है ना, शुद्ध रूप पहचानिए। शुद्ध कौन है बच्चों, तृष्ण, तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा। ऑप्शन ए तृष्ण है बच्चों, ऑप्शन बी है तृष्णा, ऑप्शन सी है बच्चों तृष्णा, ऑप्शन डी है बच्चों तृष्णा, है ना। अब बताइए बच्चों इसमें राइट ऑप्शन आंसर कौन सा होगा, है ना। चूंकि मुझे लगता है ये प्रश्न मैं पीछे करवा रखी हूँ ना, प्रश्न संख्या 8 में मैंने इसको करा रखा है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तृष्णा, है ना। तृष्णा ऐसे लिखा था बच्चों, है ना, तृष्णा, बस ऐसे ही। बाकी इसके अलावा बच्चों ये 3 ऑप्शन जो दे रखे हैं, ये तीनों ऑप्शन बच्चों आपका गलत है, ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या अगला है 16। निम्नलिखित वर्णों के मेल से बने मानक हिंदी शब्द को लिखिए। किसको लिखिए बच्चों, मानक हिंदी शब्द को लिखिए। किसे लिखिए, मानक हिंदी शब्द। भाई मानक हिंदी शब्द क्या होता है, मानक हिंदी शब्द का मतलब होता है बच्चों जो आप वर्णों की सहायता से एक एक वर्ण को जब हम लोग जोड़ते हैं ना, तो जोड़ने से जो शब्द बनता है वही हमारा कहलाता है मानक हिंदी शब्द। देखिए बच्चों मैं आप लोग के सामने इसको जोड़ देती हूँ। आ, है ना, पहला तो आ लिखा बच्चों, फिर क्या लिखा हुआ है, री की मात्रा है बच्चों, है ना, और फिर दीर्घई, है ना। तो बच्चों एक ही पर 2 मात्रा नहीं हो सकते भाई, एक ही पर 2 मात्रा नहीं हो सकते, एक ही वर्ण पर 2 मात्रा नहीं हो सकते, एक नीचे और एक ऊपर। ये आप लोग सब पढ़े हैं, या तो इसके पद भाग में हो या तो इसके शीर्ष भाग में हो ना। तो यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ आ पूर अति, है ना, आप्रति। क्या हो रहा है बच्चों इसका राइट आंसर, ऑप्शन संख्या सी, अरे सॉरी दीर्घऊ है बच्चों, दीर्घऊ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ना आप्रति, है आप्रति। आप लोग यहाँ सोच रहे हैं कि बच्चों कि भाई री की मात्रा है, तो री बच्चों यहाँ साइलेंट हो गया है ना। लिखने में जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, ये वर्ण विच्छेद किया हुआ है बच्चों, ये वर्ण विच्छेद, इसको बोलते हैं वर्ण विच्छेद, है ना। जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो सारे कुछ दिखेंगे ना, है ना। लेकिन जब हम इसे बोलते हैं, है ना, जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो री का मात्रा साइलेंस हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, आपूर्ति। आपूर्ति का क्या अर्थ होता है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल, आपूर्ति का अर्थ होता है आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करवाना, है ना। आपूर्ति का अर्थ होता है आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराना। भाई आपूर्ति कौन सी संज्ञा है, हाँ, आपूर्ति कौन सी संज्ञा है, संज्ञा है भी कि नहीं है भाई, या फिर कोई और कुछ और है, नहीं। आपूर्ति जो है बच्चों भाववाचक संज्ञा है, मैं आप लोग को बता दूं, आपूर्ति जो है बच्चों भाववाचक संज्ञा है ना।
अब बता दो, आपूर्ति कौन से लिंग में आता है बच्चों? स्त्रीलिंग आता है या पुल्लिंग आता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपूर्ति जो है बच्चों स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। आपूर्ति कौन सा लिंग है बच्चों? स्त्रीलिंग है। आप लोग इसको नोट डाउन करते चलेंगे बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बच्चों आप लोग के लिए बहुत ही आगे चलकर इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 17 क्या है भाई? नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प भिन्न उपसर्ग के प्रयोग से बना है, उसे पहचानिए। भाई यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सजीव, ऑप्शन बी सरस, ऑप्शन सी सुगम और ऑप्शन डी सक्रिय, है ना। अब बताइए कि इसमें से 3 ऑप्शन बच्चों ऐसे हैं जिनका उपसर्ग सेम है, मतलब उपसर्ग जो है बच्चों उनका सबका एक ही है ना। एक ही उपसर्ग है, एक ही उपसर्ग है भाई, एक ही उपसर्ग है ना। एक ही शब्दांश का सारा सब। लेकिन कोई एक ऑप्शन ऐसा है बच्चों जिसका उपसर्ग तीनों से भिन्न है, तो उसे मुझे पहचानना है। मैंने जो पिछला आप लोग को बताया था, है ना, जो पिछला जो उपसर्ग का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि कैसे पहचानना है कि उसमें कौन सा उपसर्ग लगा। पहले आप उसको उपसर्ग को अलग करके देखिए। देखिए मैं बारी बारी से बताती हूँ। सजीव में अगर हम स को अलग कर देते हैं बच्चों तो जीव बनता है, जीव, है ना। सरस में अगर हम स को हटा देते हैं बच्चों तो रस बनता है। अच्छा, सुगम में बच्चों हम स को कैसे हटाए? दोनों में तो कॉमन है बच्चों कि स को ही हमने रिमूव किया ना, पीछे से सब स को ही सिर्फ हटाया। ये बच्चों सुगम में हम कैसे हटाएं भाई? सुगम में तो सु आ रहा, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों सी होगा ना। अब देखिए सक्रिय में बच्चों, सक्रिय में क्या करते हैं? स को हटा लेते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों? क्रिय हो जाता है ना। क्रिय, सक्रिय, है ना, क्रिय। चलिए तो देखिए स जोड़ क्रिय सक्रिय बना हुआ है बच्चों। स रस सरस बना हुआ है। स जीव सजीव बना है। लेकिन बच्चों सुगम, सुगम जो है हमारा राइट आंसर होगा। सुगम हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि सुगम जो है बच्चों ये स उपसर्ग से नहीं बना हुआ है बल्कि सु उपसर्ग से बना हुआ है। किस उपसर्ग से बना हुआ है बच्चों? सु, सु जोड़ गम से बना हुआ है। मैं बच्चों यहाँ जोड़ नहीं लिख सकते क्योंकि जोड़ जो है बच्चों वो संस्कृत में सॉरी संधि में लिखाता है। यहाँ पे हम धन का इस्तेमाल ना कर सकते हैं, कि इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, मैं इसलिए कर रही हूँ। ऐसे ऐसे उपसर्ग और प्रत्यय में धन का इस्तेमाल नहीं होता है, धन का उपयोग नहीं होता है। धन का मतलब जोड़ होता है बच्चों, धन का मतलब आप लोग धन ना समझे, है ना। तो सुधन गम, है ना, यानी कि सुगम में जो है सु प्रत्यय बना है, सु प्रत्यय लगा ना। सुगम सु उपसर्ग लगा हुआ है ना, सॉरी प्रत्यय में बोल दी, सु उपसर्ग लगा हुआ है। इसका सुगम का अर्थ क्या होता है बच्चों? सुगम का अर्थ क्या होता है ना? सरल। सुगम का अर्थ सरल ही होता है, और क्या होता है? सुगम का अर्थ क्या होता है? सरल होता है। चलिए, और आप लोग को पता होना चाहिए बच्चों, उपसर्ग शब्दांश तो होते हैं लेकिन उनका एक अर्थ होता है ना। उनका एक निश्चित अर्थ होता है बच्चों। जैसे यहाँ पे अभी मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे सुगम में सु और गम लगा हुआ है, सु जोड़ गम लगा हुआ है ना। तो सु का क्या क्या अर्थ होता होगा बच्चों? सु का अर्थ होता है बच्चों अच्छा, सुंदर, है ना, अच्छा, सुंदर, आवश्यक, है ना। ये सारी चीजें सु का होता है अर्थ, है ना। इसलिए सु जोड़ गम, है ना। गम का मतलब होता है जाना, है ना, जो जाने में सरल हो, आसान हो, वो हो गया सुगम। आप पूछिएगा कि स का क्या अर्थ होता है मैम, है ना। हाँ, तो बच्चों मैं स का बता दूं। स का अर्थ होता है एक साथ, एक साथ, है ना, एक साथ। समझ में आया ना। अब आप लोग कोई पूछेगा कि अच्छा ठीक है यार अलावा में स है तो इसका मतलब स का एक साथ होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। स जब वर्ण है तो एक साथ नहीं हो सकता है। ये स का अर्थ तब एक साथ होगा जब ये किसी शब्द के पूर्व लगेगा। समझ में आया ना। सजीव यानी कि जीव के साथ, जिसमें जीवन है वही सजीव कहलाता है ना, है ना। सरस यानी कि जिसमें रस है वही सरस कहलाता है। सक्रिय बच्चों जिसमें क्रिया करने की क्षमता है, जो क्रिय है, क्रिय मतलब जो चलते फिरते हैं ना उसको सक्रिय बोलते हैं ना। जो अभी एक्टिव है उसको हम सक्रिय बोलेंगे ना। जो अभी काम करने के मोड में है उसको हम सक्रिय बोलेंगे, है ना। चलिए बच्चों, जो हिंदी आपको हिंदी में ना समझ में आए उसको मैं अंग्रेजी से समझाती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को सिखाना है बच्चों, है ना।
मुझे आप लोग को सिखाना है, पढ़ाना नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। फिर मैं इसमें यही बात बोलूँगी बच्चों कि आप लोग जो है ना, मूल शब्द को अलग करो और शब्दांश को अलग करो। अब भाई प्रत्यय है तो ये तो तय होगा ना कि शब्द के अंत में लगा होगा। प्रत्यय कहाँ लगता है बच्चों, शब्द के अंत में लगा होगा ना। तो अब अंत में लगा होगा बच्चों, तो अब हम लोग इसको कैसे अलग करेंगे। देखिए सोचिए, डिबिया का मूल शब्द क्या होगा, डिब। डिबिया का मूल शब्द क्या होगा बच्चों, मूल शब्द डिब है ना। और इसमें बच्चों या प्रत्यय लगा है, या। जब ये या प्रत्यय लगा बच्चों तो बन गया है डिबिया, तो बन गया है डिबिया। अब बताइए बच्चों, या प्रत्यय किस में लगा हुआ है, कौन सा ऑप्शन में बच्चों, या प्रत्यय बच्चों ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ये तो उपसर्ग प्रत्यय पहचानने में आप लोग को बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। बस आप लोग थोड़ा सा माइंड को जो है रोटेट करिए इधर उधर, है ना, घुमाइए कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, इसका मूल शब्द क्या है। अब हम लोग ऐसा सोचेंगे कि इसका तो मुझे याद नहीं है, हम लोग जैसे ही याद करने के लिए सोचना स्टार्ट कर देंगे तब तो ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय की संख्या अधिक है। हम कितनों को याद कर सकते हैं ना। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोहा लेना मुहावरे का क्या अर्थ है। हमारा प्रश्न संख्या 19 है, लोहा लेना मुहावरे का क्या अर्थ है। पहला है लोहा खरीदना, बी है ऑप्शन लोहा मार्ग लेना, ऑप्शन सी है झगड़ा करना, ऑप्शन डी है युद्ध करना। बताइए, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लोहा लेना। लोहा लेना का अर्थ होता है बच्चों युद्ध करना, है ना। लोहा लेना का अर्थ होता है बच्चों युद्ध करना है। इसका वाक्य अगर बनाओगे तो क्या बनाओगे, शिवाजी ने मुगलों से लोहा लिया और उन्हें धूल चटा दिया ना। अब आप लोग पूछोगे मैम इसमें भी तो एक मुहावरा का प्रयोग कर दिया आपने, शिवाजी ने मुगलों से लोहा लिया और उन्हें धूल चटा दिया। भाई धूल चटा दिया का अर्थ क्या होगा, धूल चटा दिया का अर्थ क्या होगा, धूल चटा दिया है, धूल चटा दिया। धूल चटा देना का मतलब होता है बुरी तरीके से पराजित करना, या बुरी तरीके से हराना, है ना। बुरी तरीके से पराजित करना, बुरी तरह से पराजित करना या बुरी तरह से हराना है, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न तो मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग फटाफट इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों कि राम, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, बकरी चर रही है। ऑप्शन ए है की, ऑप्शन बी है का, ऑप्शन सी है को, ऑप्शन डी है के, है ना। तो बताओ क्या होगा इसमें। भाई आप यहाँ पे देख लो, बकरी जो है बच्चों स्त्रीलिंग है, बकरी जो है स्त्रीलिंग है ना, और उसमें भी एक वचन है ना। तो आप सोच लो कि जब स्त्रीलिंग है बच्चों तो राम का होगा कि की, को और के का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये दोनों ऑप्शन को तो आप भूल ही जाओ, की होगा कि का होगा बच्चों, ये बताओ मुझे। बिल्कुल सही बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा की। राम की बकरी, राम की बकरी चर रही है, राम की बकरी चर रही है। यहाँ पे बच्चों की लिखाएगा, यहाँ पे बच्चों की लिखाएगा, है ना, राम की बकरी चर रही है। चलिए बच्चों, आज का क्लास हमारा समाप्त हुआ, यहीं तक था। हमने 20 प्रश्नों का आज प्रश्न और इसका अभ्यास कराया, आप लोगों ने भी किया, है ना। मुझे लगता है आपको ये 20 प्रश्न याद हो गए होंगे, है ना। बस इसे एक बार आप लोग को रिपीट करने की ज़रूरत है। जब एक बार इसका आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपको ये प्रश्न मैं बताती हूँ कि आने वाले 2-3 साल तक तो पक्का याद रहने वाले हैं। और अगर कोई बच्चे इसको समझ के याद करता है ना, तो फिर उसको तो कभी वो नहीं भूल सकता इस क्लास को, है ना। तो धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है ना। बच्चों आप लोग को कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं ना। कमेंट सेक्शन में आप आकर आप हमसे लिख सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ओके, थैंक यू बच्चों सो मच।